नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या है? संकुलन क्षमता को इंग्लिश में बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान संकुलन क्षमता कहलाती है। ध्यान दें बच्चों, बुक्स में तो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बोलूंगा। संकुलन क्षमता जो बोर्ड पेपर में अक्सर पूछता है, देखिए भाई कोई भी क्रिस्टल जालक होगा। क्रिस्टल जालक क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था कि अ ग्रुप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेलों के समूहों से बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलते हैं, तब जाकर क्रिस्टल जालक बनता है। तो क्रिस्टल जालक में क्या उपस्थित होते हैं? गोले। गोले का मतलब अवयव है ना, उस अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए हम गोलाकृति बनाते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोले, जो गोले होंगे, उन गोलों के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं, उसे उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोलों के द्वारा घेरे गए स्थान को उसका संकुलन क्षमता, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये हो गई बच्चों संकुलन क्षमता की परिभाषा। अब बोर्ड पेपर में संकुलन क्षमता की डेफिनेशन के साथ साथ पूछ लेता है कि एससी में यानी कि सरल घन में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। कभी कभी एफसीसी में पूछ लेता है, कभी कभी बीसीसी में पूछ लेता है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो संकुलन क्षमता की जब गणना करनी होती है तो कुछ मैं फार्मूले आपके लिए लिख देता हूँ, वो फार्मूले आप लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संकुलन क्षमता का फार्मूला लिखता हूँ। तो संकुलन क्षमता बराबर, ठीक है, संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है? उसका फार्मूला होता है कुल गोले का आयतन गुणा 100 बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो पहला तो फार्मूला ये है बच्चों, इस फार्मूले को आप बिल्कुल याद करे रहेंगे और इसको जैसे ही मैं अभी कैलकुलेशन निकालूंगा तो मैं इन सबको मिटा दूंगा, आप इसको बराबर अपने पास लिखे रहेगा। दूसरा फार्मूला है बच्चों, दूसरा गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन भी आपको याद रखना है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अब तीसरा फार्मूला ध्यान दें, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या होता है, थोड़ा सी एक आकृति देख लीजिए। पाइथागोरस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक समकोण होना चाहिए ये। अब इस पर हमको पाइथागोरस, तो मान लीजिए इसको ए बना लीजिए, इसको बी, इसको सी, तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा? बोलते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, ठीक है, इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ये BC, प्लस लंब का स्क्वायर AB, ये। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसके बाद चौथा फार्मूला है बच्चों, चौथा इसी में एकक कोष्ठिका का आयतन। तो ध्यान देंगे बच्चों, एकक कोष्ठिका क्या है, तो मैंने आपको बताया था एकक कोष्ठिका के लिए हम क्यूब बनाते हैं, घन बनाते हैं, ये ना,
ये बनाते हैं हम लोग। एकक कोष्ठिका के लिए ये लेते हैं। तो चाहे एकक कोष्ठिका कहिए चाहे इसको घन कहिए, तो एकक कोष्ठिका की जगह घन भी लिखा जा सकता है, लेकिन घन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान में इसको एकक कोष्ठिका बोलते हैं। लेकिन जो एकक कोष्ठिका है इसको प्रदर्शित करने के लिए घन बनाते हैं, इसीलिए एकक कोष्ठिका की जगह घन लिखा जा सकता है। तो इसीलिए एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर क्या हो सकता है, अगर एकक कोष्ठिका का आयतन बोला जा सकता है तो उसी को बोला जा सकता है घन का आयतन। तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये जो एकक कोष्ठिका है ये किसके बराबर है, घन के बराबर। तो एकक कोष्ठिका की जगह पर घन लिखा जा सकता है, इसीलिए घन का आयतन बराबर a क्यूब, इतना फार्मूला होता है। तो इतने सारे फार्मूले बच्चों आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, इसी से हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद मैं इसे मिटाऊंगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संकुलन क्षमता निकालते हैं। सबसे पहली बात, पहला संकुलन क्षमता निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला निकालेंगे सरल घन में, सरल घन में संकुलन क्षमता की गणना, ठीक है। हमें निकालना है सरल घन में संकुलन क्षमता निकालनी है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है बच्चों। सरल घन अगर बोर्ड पेपर में पूछता है सरल घन में संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तब भी आप इसी को लिखेंगे। अगर बोर्ड पेपर में पूछ लेता है एससीपी में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, तो एससीपी के लिए भी इसी को ही आप सॉल्व करेंगे, इसी को ही लगाएंगे, एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो देखिए, और हाँ, सरल घन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं वो भी देख लीजिए, एससी भी बोल सकते हैं, सरल घन को सिंपल क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूब बोल दिया, सरल घन बोल दिया या एससीपी बोल दिया, तो आप सिर्फ एक ही तरह का कैलकुलेशन जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा यही करेंगे। सबसे पहले बात आती है सरल घन का चित्र बनाना है आपको। ये अब सरल घन में जो अवयव होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोने पर होते हैं। ध्यान देंगे बिल्कुल, कहाँ होते हैं बच्चों, कोनों पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश कीजिए, कुछ बातें मैं बता रहा हूं। इस अवयव और इस अवयव के बीच की दूरी को कोरों की लंबाई बोलते हैं। इस अवयव के बीच की दूरी को कोरों की लंबाई, इस अवयव के बीच की कोरों की लंबाई, इनको कोरों की लंबाई, सबको कोरों की लंबाई ही बोलते हैं। कोरों की लंबाई को दर्शाते किससे हैं बच्चों, ए से दर्शाते हैं, इन्हें ए से दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों जितनी इसमें, अब ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय संरचना है। इस त्रिविमीय संरचना में इसे हम लोग बोलते हैं लंबाई, इसे हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, और इसे बच्चे बोलते हैं हम लोग ऊंचाई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो इसकी जितनी लंबाई होती है ना बच्चों, उतनी ही उसकी चौड़ाई होती है और उतनी ही ऊंचाई होती है। तो अगर ये ए है तो निश्चित तौर पर अगर ये उतना ही है तो ए ही माना जाएगा, ये भी उतना है तो ये भी ए ही माना जाएगा। हो गया। अब थोड़ी थोड़ी बातें कुछ दिमाग पर बैठाते जाएं ताकि आपको आसानी हो। मैं यहाँ पर कुछ रफ शीट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसे आप देखिएगा। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं इसके और इसके बीच यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मान लीजिए अगर इसे मैं अल्फा कहता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब और दूसरा देखिए, इस ऊंचाई और इस चौड़ाई के बीच में देख लीजिए, ये ऊंचाई और इस चौड़ाई के बीच का एंगल देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं ये जो पीछे का पार्ट है, ये जिसमें मैं अपना अंगूठा चला रहा हूं, ये वास्तविकता में ये आगे वाले फेस के ठीक पीछे है और त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने क्या किया, पीछे वाले को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है। अगर ना निकालते ना तो ये जो पीछे की आकृति है वो ठीक इसी के आगे वाले फलक के ठीक पीछे होती, और ठीक पीछे होती बच्चों तो ये जो लाइन है ना बिल्कुल सीधे ऐसे होती।
बिल्कुल सीधे अंदर की ओर होती, वो भी 90 डिग्री पर है। वो भी कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की। तो फिर हमने बोला अल्फा बराबर है किसके? बीटा के। इसके बाद फिर और देखिए क्या हमारा एंगल क्या बनता है। तो अब इसको देखिए, इस लंबाई और इस चौड़ाई पर देख लीजिए। अभी आपने ऊंचाई और चौड़ाई पर देखा था, अब ये लंबाई और इस चौड़ाई पर देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर होगा, तो यहाँ पे भी 90 ही अंश का कोण बनेगा। तो वो कौन सा है? गामा। तो मैंने देखा कि हमारे पास 3 एंगल हैं, 3 कोण बन रहे हैं, 3 अंश का कोण बन रहा है। अल्फा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90, इसलिए सब कितने के बराबर है? 90 डिग्री के। और आगे बातें और बढ़ाते हैं। अब देखेंगे, अगर बच्चों हमको एक ए का मान पता चल जाए तो जो इसका मान होगा वही इसका होगा, क्योंकि वो भी ए है। जो इसका होगा वही उसका होगा, तो इसीलिए एक ए का ही मान निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है ये गोले इतने बड़े बड़े होते हैं बच्चों, ये भले इतनी दूर दूर पर लिखे हैं, ये गोला ये गोला, तो किसी एक ए का मान निकालते हैं तो बाकी सब उसी के लिए वही होगा। तो मैं नीचे वाला लिख रहा हूँ। तो देख रहे हैं ये लाइन इसको टच कर रही है, ये देखिए ऐसी। लेकिन ये गोले बच्चों इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो अगला देखिए, इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हो गया। तो ये क्या है? ये ए ही तो है। अब ये ए कितने के बराबर है? तो देखिए, इस सेंटर से इस गोले के बीच का डिफरेंस एक आर, इस सेंटर से इस गोले का परिधि का डिफरेंस एक आर। तो ये जो टोटल हमारे पास एक ठो ए है, ये ए कितने के बराबर है? 2r के बराबर है। कितने के बराबर है? 2r के बराबर है। इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब हमको यहीं पर हम आपको बता देते हैं, ये जो ए है बच्चों, ये कितने के बराबर है? 2r के बराबर है, ठीक है। अब हम अपना संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले किसमें निकालना है? सरल घन में संकुलन क्षमता। तो मैं लिखता हूं सरल घन में संकुलन क्षमता बराबर कुल गोले का आयतन गुणे 100 बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन इतना हो गया बच्चों। अब हमको पता करना है इसमें कुल गोले कितने होते हैं, ठीक है। इसमें कुल गोले कितने हैं, कितने परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं। तो देखिए कितने परमाणु भाग ले रहे हैं वो देखिए। तो मैं इसका भी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास कुल गोलों की संख्या बराबर, तो कुल कितने गोले हैं? 8 कोनों पर है, लेकिन उनका कितना हिस्सा स्पर्श करता है? 1/8। इसको हल करेंगे 1, तो कुल गोलों की संख्या निकल आई बच्चों। कुल गोले कितने हैं? सिर्फ एक ही गोला है। आगे अब हम लोग एकक कोष्ठिका का आयतन निकालते हैं। तो एकक कोष्ठिका का आयतन फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर ए क्यूब। ए की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कितनी आई है? 2r। तो फिर आप यहां पर लिखेंगे 2r क्यूब। हल होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8r क्यूब। इतना हो गया। तो घन का आयतन भी आपने निकाल लिया। अब सारी वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं सरल घन में संकुलन क्षमता बराबर, बच्चों कुल गोले कितने? 1, तो 1। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब गुणा 100 बटा एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है? 8r क्यूब, 8r क्यूब। आगे देखें। अब यहां पर मैं लगातार यहां पर मान रखे देता हूं। पाई का मान होता है 22/7, 22/7। ये वाला r क्यूब, ये r क्यूब यहां से कैंसिल हो गया। इसके बाद 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो गया 2 एकम 2 और ये 11। तो अब हमारे पास नीचे तो सब कुछ कट गया, बस बचा 11 और ये 100। तो इसको हम लिखेंगे 11 गुणे 100, फिर 7 21, इनको हल करेंगे 1100 डिवाइडेड 21। और इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 52.38 समथिंग।
52.38 समथिंग परसेंट। ठीक है, तो अभी देखेंगे 52.38 आगे भी है, 38 इसके आगे भी है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद पूरा पूरा राउंड फिगर में 4 बना के बाद की सारी वैल्यू खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास कितना आया, ये सरल घन में संकुलन क्षमता कितनी निकल के आ रही है, 52.4%। तो सरल घन में संकुलन क्षमता की गणना हो गई, 52.4% होती है। इसको आप बढ़िया से अपनी कॉपी पर लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए अब हम लोग एफसीसी में पढ़ते हैं। एफसीसी में संकुलन क्षमता। अब बच्चे जो एफसीसी है ना, अगर बोर्ड पेपर में एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित घन में संकुलन क्षमता की गणना करो तो भी यही करेंगे। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब बोलता है तब भी यही करेंगे। और अगर बोर्ड पेपर में सीसीपी में संकुलन क्षमता ज्ञात करो तब भी वही करेंगे। बोर्ड पेपर में पूछ लिया एचसीपी में संकुलन क्षमता ज्ञात करो तब भी वही करोगे, सब कुछ वही है। सीसीपी बोलता है तब भी यही सॉल्व करोगे, एचसीपी बोलते हो तब भी यही सॉल्व करोगे। ठीक है, और अगर एफसीसी में संकुलन क्षमता बोलता है तब तो वो करोगे ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम फेस फलक के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड के लिए तो हमको पता है ना कि गोले कहाँ कहाँ होते हैं भाई, पहले तो कोनों में होते हैं, आप कोने पर बना लीजिए। और ये इतने बड़े बड़े होते हैं गोले कि सब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इतनी चीजें आपने करनी ही कर लिया। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे भाई, इसके अलावा जो गोले होते हैं ना वो फलक पर भी होते हैं। तो देखिए इस पर कितने फलक हैं, एक आगे ये वाला, एक पीछे, मतलब एक पीछे का पीछे वाला ये, ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, इस साइड वाला ये, उस साइड वाला ये। टोटल 6 फलक होते हैं बच्चों, 6 फलक बन गए। चलिए अब मैं आपके सामने एक फलक लेकर दिखाता हूं, ध्यान देंगे। एक फलक, एक कोई भी फलक लेते हैं, चाहे सामने का ले लो, ऊपर का ले लो, पीछे का ले लो। सामने वाला थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो सामने वाला लेता हूं। तो मैं सामने वाला इन्हें ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसको, ये इसे हम लेते हैं। तो जब लेते हैं तो बीच में भी तो एक गोला है, देखिए सामने वाला फेस हमने लिया, सामने वाले फेस में बीच में एक गोला है, ये देखिए। और ये इतने बड़े बड़े गोले होते हैं कि सब एक दूसरे को छूते हैं, आपको मैंने बताया अभी। ये देखिए, ये थोड़ा बड़े बड़े गोले इतने एक दूसरे को सब स्पर्श करते हैं। थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना, बिल्कुल आप बना लीजिएगा सही से। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे भैया, कुछ एक ऐसी स्पर्श रेखा मिलाएंगे कि जिसमें तीनों गोले मिल जाएं। तो अगर मैं ऊपर ऊपर को मिलाता हूं तो नहीं मिलते, ये वाले 3 गोले ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये तीनों गोले मिल जाएंगे। ये देखिए, ये तो ऐसे करते ही हमको देखिए क्या मिल गया भाई, हमको एक समकोण मिल गया। ठीक है, अब इस समकोण की वैल्यू दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, अब इनमें भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एक चीज ध्यान रखें, इनमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या है, ये नीचे वाली ये लंबाई है, इसको ए बोले थे। फिर ये क्या है, ये ऊंचाई है, ये ऊपर हाइट है, इसको क्या बोले थे, ए बोले थे। अब ये विकर्ण है, विकर्ण की वैल्यू क्या होगी वो देखें। तो हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, समकोण ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो विकर्ण का स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो गया। अब AC का मान कितना है वो देखें बेटा, इस केंद्र से लेकर इस परिधि के बीच की दूरी 1 r है, इस केंद्र से लेकर इसकी परिधि की दूरी 1 r और इस केंद्र से लेकर इसकी परिधि की दूरी 1 r। तो 1 r यहां पर है, 1 r यहां पर है। फिर
इस केंद्र से लेकर इसकी परिधि की दूरी 1 r। टोटल देखिए मान हमको पता चल गया 1 2 3 4 4 r है। तो AC का मान कितना है 4r स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान मैंने बताया BC जो है इसको A, कोरों की लंबाई A, तो यहाँ पर A स्क्वायर, फिर AB हाइट तो मैंने इसको भी बताया था A, तो इसको भी आप लिखेंगे A स्क्वायर। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16r स्क्वायर 2A स्क्वायर। ठीक है, इसे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया 8r स्क्वायर A स्क्वायर। थोड़ा सा इधर पक्षांतर करते हैं, A स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। इतना हो गया, पलट कर इधर लिखा है। अब लिखते हैं दोनों पक्षों का अंडर रूट लेने पर, अब दोनों पक्षों का अंडर रूट लेते हैं तो इधर अंडर रूट लेंगे तो A का स्क्वायर 8r का स्क्वायर। ठीक है, क्या मान निकल के आएगा वो देखिए, ये वाला स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा A। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और ये वाला स्क्वायर, ये अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, r बाहर हो जाएगा। अंदर जो पेयर में है, पेयर वाले में से एक बाहर निकाल लेंगे और बिना पेयर वाला अंदर रहेगा। तो A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2r, A का मान निकल आया। तो देखिए अब इसी के आगे यहां पर मैं बताऊंगा। ठीक है, A का मान तो आपने निकाल लिया, अब आप क्या देखेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है घन का आयतन बराबर A क्यूब, A का मान कितना है बेटा इतना, तो आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 का क्यूब, सॉरी 2 अंडर रूट 2r का होल क्यूब, यानी 3 बार सब कुछ है। तो आप क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 r क्यूब, ऐसा हो जाएगा। 1 2 और होगा भाई, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो अभी तो मैंने 2 ही बार लिखा है, ये 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8। अब इसमें से एक पेयर जो है वो बाहर निकल आएगा, गुणे 2। ठीक है, और एक अंडर रूट पर ही रहा आएगा, फिर ये बचा r क्यूब हो गया। अब 8 दूना 16, 16 अंडर रूट 2r क्यूब, इतनी वैल्यू आ गई। तो अब इतना आपने मान निकाल लिया है। इसके बाद अब देखेंगे अब क्या हम करेंगे, आपको A का मान पता चल गया, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे संकुलन क्षमता, हाँ कुल गोलों की संख्या निकालनी है। कुल गोले कितने हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला है संकुलन क्षमता बराबर कुल गोलों की संख्या। तो अभी हमने इसमें कुल कितने गोले होते हैं ये पता नहीं किया, तो अब आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, FCC में कुल गोलों की संख्या बराबर, FCC में कुल गोलों की संख्या बराबर, देखिए कितने गोले होंगे, ये देखिए FCC में कुल कितने गोले हैं, तो FCC में टोटल कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है, गोले कहाँ कहाँ होते हैं, पहले कोने पर होते हैं, 8 कोने पर होते हैं, और उनका कितना हिस्सा स्पर्श करता है, 8, 1/8 हिस्सा स्पर्श करता है। तो यानी FCC में टोटल गोले कितने होते हैं बच्चों, 8 गोले होते हैं। ये मैंने 8 गोला लिखा, और उन 8 गोले का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही स्पर्श करता है। इसके बाद फलक पर कितने हैं, टोटल फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, और फलक पर जो ये गोले होते हैं उनका सिर्फ कितना हिस्सा, 1/2 हिस्सा स्पर्श करता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 बराबर 4। तो टोटल FCC में गोलों की संख्या कितनी हो गई, 4। हमको ये भी पता चल गया FCC में गोलों की संख्या कितनी है, 4 है। अब हम अपना फार्मूला सीधे सीधे लिखते हैं। फार्मूला है, इधर से लिखेंगे, FCC में संकुलन क्षमता बराबर, तो क्या है फार्मूला, कुल गोलों का आयतन गुणा 100 बटा घन का एकक कोष्ठिका का, एकक कोष्ठिका का
आयतन। तो कुल गोले कितने हैं बच्चों, हमको पता चल गया कुल गोले कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद कुल गोले हैं 4। अब गोलों का आयतन कितना होता है, 4/3, पाई का मान रखते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 100 बटा एकक कोष्ठिका का आयतन आपने कितना निकाला है, इतना निकाला है 16√2 आर क्यूब। इतना करिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, इतना लिख डालिए। तो अब हो गया, आप उतार लिए होंगे। अब मैं इतना मान जो ये है इसको ऊपर लिखूंगा मिटाकर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। आप इतना लिख लिए होंगे, इसको 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे तो बच्चों बनने लगेगा। तो अब ये जो वैल्यू है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं पहले, FCC की संकुलन क्षमता बराबर, तो कुल कितने, 4 गुणा 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर क्यूब गुणे 100 बटा 16√2 आर क्यूब। इतना ही था, इतना मैंने लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब ये मिटा देते हैं हम, अब इस पे हल करते हैं। ठीक है, तो देखें ये कितना है, 4 चौक 16, 16 हो गया। अब इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, हो गया ना, मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 एक कम 16, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 22 और ये आर क्यूब, ये आर क्यूब यहाँ से कैंसिल करते हैं। हमारे पास क्या बचा, 2200 गुणे 100, नहीं 2200 नहीं बच्चों, 22 गुणे 100, 22 गुणे 100 बटा 7×21। अब √2 का जो मान होता है बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √2 का मान यहाँ साइड। √2 का जो मान होता है ये होता है 1.4142। इतना ये मान कहाँ से आ गया, ये आप इसी वीडियो में देखिए, साइड पर मैं इमेज दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि कैसे भाग विधि के द्वारा ये √2 का मान निकाला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर नीचे √2 का यहाँ पे मैंने मान रखा, ये मान है 1.412, इसको इधर से मल्टीप्लाई देंगे तो ये हो गया बच्चों 2200/21, 1.412, इसे इसको भाग देंगे, ये ऊपर वाले इससे इसको भाग दे देंगे तो ये आएगा 104.761, और नीचे हमारे पास वैल्यू है 1.4142, और इसको जब इससे हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 74.07%। तो बच्चों FCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74.07 होती है, और 74% भी आप इसे पूरा पूरा लिख सकते हैं। इतना नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको BCC बताएंगे। तो अब बच्चों BCC की संकुलन क्षमता कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो फिर से मैं आपको यहीं पर एक डायग्राम बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है। अब बच्चों आपको पता है इनमें कोनों पर तो होते ही हैं गोले, इसके अलावा जो गोले होते हैं ना वो बीचों बीच पर भी होते हैं। तो मैं बना देता हूँ, एक गोला बीचों बीच पर होता है, बॉडी के बीचों बीच होता है। तो देखेंगे जैसे आप देखते हैं कमरा होता है हमारे पास, एक कमरा, कमरे के पीछे वाले हिस्से का सबसे ऊपर वाला कोना कमरे के सबसे आगे वाले दरवाजे के नीचे वाले कोने से मिलता है, एकदम बीच में आता है, बीचों बीच आता है। ठीक है, बॉडी, इसको जब किसी पूरे उस बॉडी के अंदर, उस पूरे कमरे के अंदर एक विकर्ण बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो इसी तरह बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम को, ये पीछे वाला टॉप, ठीक है, इस टॉप को जब आप लेके आएंगे इधर तो ये उस
के आगे वाले हिस्से से संपर्क करेगा। संपर्क हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी के अंदर हमको एक डायगोनल बन गया। तो अब हम जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो वो बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अभी आगे पहले धीरे धीरे देखते जाइए, अभी और क्लियर करता हूँ। एक मान ले लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, एक मान दे दिया। ठीक है, तो भाई अब हमें क्या करना है, इस पे हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो इसके लिए हमको पहले एक एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, विकर्ण है भाई, ये तो विकर्ण है। अब कैसे बना दे एक एंगल? ठीक है, तो मैं ये वाली लाइन को इधर से खींच दूं तो मेरे पास एक त्रिभुज बन जाएगा। इस लाइन को खींचा तो एक त्रिभुज बन गया। कौन सा वो त्रिभुज था? ए सी ई, ए सी ई त्रिभुज बन गया। तो देखेंगे त्रिभुज ए सी ई से, त्रिभुज ए सी ई से। अब इसी में बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये क्या है भाई? ये विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना है? एक यहाँ पर, एक आर यहाँ पर होगा, इस गोले के दो आर यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पर, टोटल मिलाकर 4 आर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 आर स्क्वायर बराबर, ये क्या है भाई? ये तो ऊंचाई है, और ऊंचाई को हम किससे बोलते हैं? ए स्क्वायर, है ना। कोरों की लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होती है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए। लेकिन जो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर एक रचना की है, ये रचना तो बिल्कुल अलग है। ये लंबाई चौड़ाई के अंतर्गत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको न खींचे होते तो हमें पता था कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, लेकिन इसकी रचना अभी हमने की, ये अलग है। तो इसीलिए इसको हम मान लेते हैं बच्चों, ये बी स्क्वायर है। ये क्या है? बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जो पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता निकालने के लिए, हमको ये जो b है ना, इस b को a के बराबर लाना है, तभी तो उनका योग हो पाएगा कि कितने a हैं हमारे पास, इसके अंदर कितने a हैं। तो b तो अलग है, b को a से कैसे जोड़ें? इसीलिए बच्चों b को हम a के बराबर लाते हैं। तो फिर इसमें से एक हम एंगल निकालते हैं। वो एंगल इसको बराबर करना है हमें। ये इसको हमने बच्चों b माना है ना, ये b माना है, तो अब इसको बराबर करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर ए बी ई से। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी ई से। अब त्रिभुज ए बी ई से, तो भाई ये तो हमको पता है ये वैल्यू कितनी है, ये बी स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया बी स्क्वायर। अब ये बचा ये क्या है? तो आप बोलेंगे भाई ये तो चौड़ाई है। आपको मैंने पीछे भी बताया था, इनको लंबाई कहते हैं, इनको चौड़ाई कहते हैं, इनको ऊंचाई कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी तो चौड़ाई है, चौड़ाई है ए स्क्वायर। इसके बाद फिर ये क्या है? ये देखिए, ये तो लंबाई है, मैंने भी बताया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई। तो ये क्या है? ये लंबाई। तो यानी ये जो बी स्क्वायर है ना बच्चों, ये 2a स्क्वायर के बराबर है। अब ये बी स्क्वायर का मान इधर रख देते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी की जगह पर ये दोनों मान आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों पक्षों का अंडर रूट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? 4 गुणे 4 आर स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब इनमें से ये एक बाहर हो जाएगा और ये आर सब खत्म। इसके बाद फिर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट समाप्त, a बाहर हो जाएगा और 3 अंदर रहेगा। अब हम a को बराबर में लाते हैं और 4r बटा अंडर रूट 3, इतना मान a का हमारे पास आ गया। देख लीजिए इतना, ये a का मान हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है देखिए, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब आपको लिखना है कुल गोलों की संख्या, पहले निकाल लीजिए। इसमें कुल गोले कितने होते हैं? BCC में कुल गोलों की संख्या बराबर, तो 8 कोने होते हैं, उनका 1/8 हिस्सा टच करता है, तथा एक गोला बॉडी के बीचों बीच होता है, अंदर होता है, वो उसी का होता है 1। तो टोटल मिलाकर एक ये मिलाकर 2। BCC में कुल गोले कितने होते हैं बच्चों? 2। यहां पर हमने पता कर लिया। इसके बाद अब हम लोग घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन यानी एकक कोष्ठिका का आयतन। तो घन का आयतन, ये सब पीछे फार्मूले मैंने अभी इसी में बताए हैं। तो कितना होता है भाई? 4 घन का आयतन होता है a क्यूब।
ए का मान इतना है, इसको रखते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे 4r³ बटा 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स आ जाएगा, सब 3 बार है। अभी देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64r³ बटा, इसमें से एक बाहर हो जाएगा एक अंदर रहेगा, ये हो गया। देखिए इतनी चीजें हमारे पास आ गई, यहां पर हमने ए का मान निकाल लिया। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब हमारे पास इतना हो गया। अब हम लोग लिखते हैं किसकी संकुलन क्षमता निकालना है, बीसीसी की। बीसीसी की संकुलन क्षमता बराबर, तो कितना होगा भाई, कुल गोलों की संख्या, कुल गोले कितने हैं 2, और गोले का आयतन होता है 4/3, पाई का मान डायरेक्ट रखते हैं 22/7 गुणे r³ गुणे 100 बटा घन का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन कितना आया है, इतना, तो 64 3/3 बच्चों, ये हो गया r³। यहां से ये और ये तो बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखें, इसको देखेंगे, ये कटा 2 1 कम 2, ये हो गया 32, 2 को इससे काटा 32। आगे देखें, 4 4 1 कम 4, 4 8 32, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया बच्चों, ठीक है। और काटते हैं, तो इसको काटते हैं, तो पहले ठीक है, इतना पहले देखिए, तो हमारे पास इतना भी काटा, ज़्यादा काटेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कटिंग पटिंग दिखने लगेगी, बस इतना आप देखिए। अभी जो बचा उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो कट गया, ये है 22 का मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो हो गया 2200, 3 का करते हैं 7 पर, तो हो गया 21, 7 त्रिक 21 बटा, अब क्या है, ये r³ यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 3/√3, यही है। और इसे हल करते हैं, 2200 गुणे 21 गुणे 3/√3 बटा 8, ऊपर जाएगा तो पलट के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको कर लेनी है। अब थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, ये इससे किसे मिटा दूं, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए अब ये पार्ट को यहां से पैक कर देते हैं, इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 3/√3 का मान रखते हैं, 3 का जो मल्टीप्लाई है ना वो √3 के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो √3 का पहले तो मैं मान आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। ये कैसे आया, देखिए साइड पर कैसे भाग विधि के द्वारा निकाला गया है, ये इमेज है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो √3 का मान वहां पर हम रखेंगे, यहां पर हो जाएगा 2200 बटा 21 गुणा 3 इंटू 1.732 बटा 8, और हल करते हैं इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई देते हैं, 2200 बटा 21, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.196 बटा 8, ठीक है। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो बच्चों 11,431.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 दूना 16 168। इसके बाद इसको जब हम इससे डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर आएगा 68.04%, 68.04%। तो देखिए इस प्रकार का कैलकुलेशन है, निकल आया बीसीसी में संकुलन क्षमता। उम्मीद है बच्चों कि आपको संकुलन क्षमता कैसे निकालनी है समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन पर होगी। धन्यवाद।